हेलो दोस्तों, जीएस ज्ञानपीठ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग चैप्टर 3 रोमन साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग रोमन साम्राज्य के बारे में देख लिए थे कि रोमन साम्राज्य किस तरह आपको उसका किस तरह विकास होता है। रोमन साम्राज्य कैसे आपको रोमन गणतंत्र रोमन आपको साम्राज्य में परिवर्तित होता है। और राजा अगस्टस जो पहले रोमन साम्राज्य के सम्राट हुए, उनके बारे में भी हम लोग बहुत कुछ पढ़ लिए थे। अब उसके आगे हम लोग थोड़ा देखते हैं कि विशाल रोमन साम्राज्य का प्रशासन किस तरह चलता था, और भी थोड़ा सा उनके शहरों के बारे में देखेंगे और उनके सामाजिक और आर्थिक विकास उनका कैसे होता है। इन सारे टॉपिक पे थोड़ा सा आज पढ़ेंगे। अभी इस क्लास का 2-3 वीडियो और बनेगा, तो हम लोग धीरे धीरे करके छोटे छोटे वीडियो में ही हम लोग रेगुलर वे में इसका क्लास करते रहेंगे। इसमें देखेंगे कि विशाल रोमन साम्राज्य का जो प्रशासन था। अब आपने देखा कि एक रोमन साम्राज्य ऐसा था जो आपको 3 महाद्वीपों में फैला हुआ है, एशिया में, अफ्रीका में और आपको यूरोप में। 3 महाद्वीप में फैला साम्राज्य इतना विशाल था, तो इसके प्रशासन को चलाने में क्या क्या कठिनाई आ रही थी, या इसके प्रशासन को चलाया गया वो किस प्रकार से चलाया गया, उसको हम लोग देखते हैं। रोमन साम्राज्य को शहरीकरण की मदद से नियंत्रित और प्रशासित किया गया। इसके सभी क्षेत्र प्रांतों में संगठित थे और कराधान के अधीन थे। मतलब कि सबसे पहले क्या किया गया कि रोमन साम्राज्य को शहरीकरण के रूप में उसको परिवर्तित किया गया। जो भी छोटे छोटे उसके गांव थे, कस्बा थे, उनको शहरीकरण किया गया। इस शहरीकरण से क्या हुआ कि लोगों में जो पुराने जो उन पे प्रशासन कर रहे थे, जो भी सीनेट के अधिकारी थे या कोई और था जो रोमन साम्राज्य, कोई और क्षेत्र था जो रोमन साम्राज्य के अंतर्गत आ चुका था, तो उन सारे क्षेत्रों को क्या किया गया कि एक शहरीकरण करके उनके आर्थिक विकास पर ज़्यादा बढ़ावा दिया गया। जिससे क्या हुआ कि लोगों में एक संतुष्टि पैदा हुई कि हाँ, हम अगर रोमन साम्राज्य के अंतर्गत आते हैं, हम इनके साम्राज्य के अधीन हैं, तो हमें भी बेनिफिट है। और वहाँ से विद्रोह होने का या लोगों का जो विश्वास था वो बढ़ने लगा, और विरोध का जो संभावना था वो कम हो गया। तो इसलिए इसको क्या किया गया कि इतने बड़े प्रशासन को सबसे पहले आपको शहरीकरण करके उसको अपने हिस्से में रखने के लिए मजबूर किया गया। उसके बाद जो भी क्षेत्र थे, जैसे कि माने प्रांत थे, और वैसे जो भी संगठित क्षेत्र थे, जो वहाँ का क्षेत्रफल था, उनको क्या किया गया, कराधान के अधीन। मतलब उनको कर देना होता था। उस क्षेत्र में जो भी जनता रहती थी उनको साम्राज्य पे कर देना होता था, और राजा उनकी देखभाल करते थे। जो नॉर्मल आपको हर जगह, जैसे हम लोग आज भी कर देते हैं, हम लोग भी इनकम टैक्स के तौर पे हम लोग भी कर देते हैं, जनता देती है, तो उसी से हमारा देश चलता है। उसी प्रकार से वहाँ पे सारे जनता को क्या करना पड़ता था, कर देना पड़ता था। उसी का मतलब हुआ कि कराधान के अधीन थे। हेरोदेस एक राज्य था, वहाँ पे रोमन साम्राज्य के अंतर्गत एक आता था, आपको राज्य आता था जिसका नाम था हेरोदेस। और इस हेरोदेस का जो महत्व था रोमन साम्राज्य में काफ़ी था। इसलिए काफ़ी था क्योंकि रोमन साम्राज्य में ये सबसे ज़्यादा आपको सोना और चांदी का उपज यहाँ से होता था। मतलब यहाँ पे इसका विशाल भंडार आपको देखने को मिलेगा, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक वर्ष में 5.4 मिलियन डेनरी के बराबर और 1,25,000 किलोग्राम से अधिक सोने के बराबर उपज होती थी। मतलब कि इतना सोना और इतना डेनरी जो होता है, वो रोमन चांदी का सिक्का को हम लोग क्या बोलते थे, डेनरी बोलते थे। और इसमें चांदी जो होती थी, शुद्ध चांदी जो होती थी, वो 4.5 ग्राम होती थी। तो 5.4 मिलियन डेनरी, ये क्या होता था, चांदी का जो उपज होता था, मतलब चांदी का वहाँ से खनन किया जाता था। और यहाँ 1,25,000 किलोग्राम जो था, वो आपको देखेंगे कि सोना का जो था वो आपको वहाँ से प्राप्त किया जाता था, उस भंडार से। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बनता है कि ये हमेशा पूछते रहता है कि कौन सा राज्य है जहाँ से आपको इतने बहुत अधिक मात्रा में सोना और चांदी का जो क्या था, भंडार उपस्थित था। और वहाँ से रोमन साम्राज्य में उस भंडार में से क्या किया जाता था, उसके निकाला जाता था। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि आपको डेनिजर पूछता है कि ये डेनिजर क्या था, तो याद रखेंगे कि ये रोमन चांदी का सिक्का था डेनिजर, और ये चांदी का बना होता था, और इसमें 4.5 ग्राम क्या होता था, शुद्ध चांदी। तो ये 3 पॉइंट आप याद रखेंगे कि हेरोदेस था जहाँ पे आपको ये दोनों चीज़ मिलते थे, और चांदी का सिक्का क्या था, डेनिजर था, जिसमें 4.5 ग्राम आपको चांदी का सिक्का, शुद्ध चांदी जो प्राप्त होता था।
शुरुआती रोमन साम्राज्य में कर वसूलने में सम्राट एवं राज्यों के सक्रिय रूप में शामिल थी। दूसरी और तीसरी शताब्दी के दौरान प्रांतीय उच्च वर्गों के अनुभवी अधिकारों को प्रदान किया गया, जिन्होंने प्रांतों को प्रशासित किया और सेना की कमान भी संभाली। नए कुलीन वर्ग का उदय हुआ जो सीनेटर से ज़्यादा प्रभाव आपको रखते थे। इस चीज़ का मतलब ये क्या था कि आप पहले क्या रहा था कि जब शुरुआत में रोमन जो गणतंत्र था, जब रोमन साम्राज्य इसका रोमन गणतंत्र रोमन साम्राज्य में जब परिवर्तित होता है तो आप देखेंगे कि उस समय राजा जो थे वो मैक्सिमम जो आपको पावर था, मैक्सिमम जो चीज़ था वो अपने अंडर में लेकर चल रहे थे। धीरे धीरे उसको बंटवारा कर रहे हैं और धीरे धीरे जो भी उनके विरोध में या जो भी उनका विद्रोह कर सकता था उनको साइड करके जो अपने विश्वास पात्र थे उनको वहाँ पे बैठाने लगते हैं। तो शुरुआती जो कर वसूलने का काम भी था वो डायरेक्ट सम्राट और राज्य जो थे, जो प्रांत थे, वहाँ से डायरेक्ट राजा से कॉन्टैक्ट रहता था कि मतलब राजा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करते थे राज्य से और राज्य का जो कर था वो डायरेक्ट आपको सम्राट के जानकारी के बाद आता था। लेकिन धीरे धीरे क्या किया जाता है कि इनका जो राज्य में जो कर वसूलने का काम है वो एक अधिकारी को दिया जाता था जो राजा के क्या थे, राजा के विश्वास पात्र होते थे और उनको दिया जाता था आपको कर वसूलने का काम। तो ये याद रखेंगे कि कर वसूलने का काम किसको दिया गया, बाद में राजा के अधिकारियों को दिया गया। लेकिन इसमें क्या था कि इसके पूर्व जो रोमन गणतंत्र था उस समय आपको देखेंगे सीनेटर जो थे ये काम करते थे और इसी सीनेटर के बाद क्या किया जाता है कि उन्हीं सीनेटर के जगह पे जो एक नया वर्ग जो बन रहा है, मतलब कि हर एक राज्य में, इतने बड़े क्षेत्र में हर एक राज्य में कोई एक अधिकारी होगा, वो अधिकारी कर वसूलेगा। तो एक नए वर्ग का उदय हो रहा है, मतलब एक सीनेटर का प्रभुत्व है और जो कर वसूलते हैं उनका भी प्रभुत्व होगा ना, उनका भी तो समाज में बहुत ज़्यादा आपको क्या होगा, सम्राट से आपको डायरेक्ट कांटेक्ट होगा तो उनका भी समाज में क्या है वो एक पद जो है वो ऊंचा होगा। वो कर वसूलने का काम करते थे। अच्छा, कर वसूलने के काम के साथ साथ ये क्या करते थे, सेना भी रख सकते थे और सेना रखने के साथ साथ इनका जो था वो जो आप देख रहे हैं कि सीनेटर थे, सीनेटर से ज़्यादा इनका प्रभुत्व हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि सीनेटर जो थे उनका पहले से ही विश्वास राजा में नहीं था और राजा भी इन पे ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे। लेकिन राजा के जो अधिकारी होते थे, जिनको नया मतलब जो राजा अधिकारी नियुक्त करते थे अपने कर वसूलने का काम, उनसे डायरेक्ट राजा से कांटेक्ट होता था और राजा उन पे विश्वास भी करते थे। तो इनका जो महत्व था, जो नए वर्ग जो उदय हो रहे हैं, मतलब जो सीनेटर के समान अपने क्या रखते हैं, सीनेटर के समान ताकत रखते हैं, उनका जो है वो प्रभुत्व थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि वो राजा से डायरेक्ट कांटेक्ट में है और राजा भी उन पे विश्वास करते हैं। तो इसलिए इनका एक प्रभुत्व आप देखेंगे कि धीरे धीरे समाज में इनका बढ़ता है। तो ये सारे पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है कि इनके प्रशासन कैसे चल रहे थे। कि जो पहले जो सीनेट थे, सीनेट के बाद एक नया कुलीन वर्ग उनको बोलते हैं जो मतलब समाज में अच्छे उस समय समाज में जो अच्छे पावर रखते थे, रुतबा रखते थे, उनको कुलीन वर्ग के नाम से, पैसे वाले लोग, तो उनका उदय हो जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि कर वसूलने का काम भी दे दिया जाता है। आपको डेनिजर पता चल गया कि रोमन चांदी का सिक्का है और हेरोदेस का नाम याद रखेंगे। ये सारे चीज़ें आपको इस रोमन साम्राज्य के प्रशासन में इतना पॉइंट आप याद रखेंगे। अब रोमन शहर का महत्व क्या था? अब रोमन शहर जो ये शहरीकरण किया गया, तो इस रोमन शहर में ऐसा क्या था कि लोगों का जो आकर्षण था वो रोमन साम्राज्य के प्रति बना रहा और लोग वहाँ से विद्रोह नहीं किए। तो ये क्या था रोमन शहर का महत्व? ये थोड़ा सा रोमन शहर के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे क्या होता था, स्वयं का मजिस्ट्रेट होता था, नगर परिषद और अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांवों का शहरी केंद्र हुआ करता था। शहर में रहने वाले का लाभ यह था कि देश में भोजन की कमी अथवा अकाल के दौरान इसे बेहतर तरीके से उपलब्ध कराया जा सकता था। और शहरों में सार्वजनिक स्नानागार थे, मतलब कि जितने सुख सुविधा हैं, जैसे अगर मजिस्ट्रेट है तो वहाँ पे सारे जो कानून से काम होंगे, वहाँ पे कोई चोरी वगैरह या किसी प्रकार से आपको लूट मार नहीं हो सकता है। नगर परिषद है, मतलब नगर की देखभाल करने के लिए पूरी तरह से स्वच्छ है या नहीं, स्वच्छता पे ध्यान, मतलब हर पॉइंट पे आप देखेंगे कि आपको वहाँ पे आपको ध्यान दिया जा रहा है। मतलब शहर के तरह उस समय विकसित हुआ। ये सारी चीज़ गांव के मतलब लोगों के लिए नया था, नया मतलब थोड़ा सा बेहतर तरीके से था, इसलिए लोगों को ये चीज़ आकर्षित करता था कि रोमन साम्राज्य के अंतर्गत हम लोग रहेंगे।
उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे शहर में रहने वाले का लाभ क्या था कि जब भी अगर आप देखेंगे कि आपको अकाल वगैरह पड़ता था, तो अकाल पड़ने पे यहाँ पे क्या किया जाता था, अकाल पड़ने पे यहाँ पे बहुत अच्छे सड़कों की सुविधा होने के साथ साथ, बहुत सारे सुविधा होने के साथ साथ यहाँ पे तुरंत भोजन मुहैया कराया जा सकता था। तो ये सारे चीज़ यहाँ पे उपलब्ध थे। सार्वजनिक स्नानागार थे, जो एक बहुत बड़ा कुंड होता था, जो आप लोग फिगर अगर बना के हम दिखाएं तो इस प्रकार से अगर हो रहता था, यहाँ पे रहता था। और यहाँ पे आपको देखें कि यहाँ पे आपको ऐसा रहता था और इसके आसपास सीढ़ी लगा होता था और चारों तरफ से आपको इसमें बीच में क्या होता था, पानी का व्यवस्था रहता था। तो ये सार्वजनिक स्नानागार था, ये भी सारे चीज़ थे। आपको शहरी मनोरंजन के लिए भी उच्च स्तर का साबित था, मेला वगैरह लगता था यहाँ पे, मतलब हर चीज़ जो था मनोरंजन के लिए, सुख सुविधा के लिए, स्वच्छता के लिए, हर चीज़ का व्यवस्था किया गया। इससे क्या हुआ कि लोग शहरों के प्रति आकर्षित हुए, गाँव को छोड़कर लोग शहर में बसना शुरू कर दिए और रोमन साम्राज्य में लोगों के प्रति, रोमन साम्राज्य के प्रति निष्ठा भी आपको देखेंगे कि बढ़ने लगा। तो ये सारे चीज़ आपको देखेंगे कि रोमन साम्राज्य का प्रशासन किस प्रकार से चलता था और उनके रोमन साम्राज्य जो शहरीकरण करके उसके अंतर्गत जो इतना साम्राज्य संगठित किए थे, तो उसका महत्व क्या था उनके शहर का। अब देख संकट क्या था और ऐसा जो पहली और देखेंगे कि दूसरी शताब्दी में जो हम लोग कहते हैं शांति का, समृद्धि का, राजा अगस्टस का काल भी हम लोग, सम्राट अगस्टस का काल हम लोग शांति का काल या शांति का युग के रूप में हम लोग जानते थे। तो ऐसा क्या हुआ कि तीसरी शताब्दी का संकट हुआ। तो आप जैसे आप भी देखे होंगे, अगर थोड़ा सा भी हिस्ट्री का आपका बैकग्राउंड होगा या कुछ जानते होंगे, तो ऐसा है कि कभी भी जो बड़ा साम्राज्य होगा, बड़े क्षेत्र में विस्तारित जो साम्राज्य होगा, उसका बहुत लंबे समय तक चलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपको एक राजा के बाद दूसरे राजा, उनके उत्तराधिकारी आते हैं और उनके उत्तराधिकारी में भी अगर उतना क्षमता है तो उस साम्राज्य को बनाए रखते हैं। लेकिन अगर उनके उत्तराधिकारी उनसे कमजोर निकले तो वो साम्राज्य टूटने बिखरने लगता है। तीसरी शताब्दी में यही हुआ कि इसके जो रोमन साम्राज्य में जो अब नए नए राजा है, तो वो इतने बड़े साम्राज्य को संभाल नहीं पाए और धीरे धीरे क्या हुआ कि आपको रोमन साम्राज्य डिक्लाइन यानी पतन के तरफ आपको बढ़ने लगा। तो देखेंगे कि इसका पतन कैसे कैसे होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं, हम लोग आपको पढ़े होंगे कि जो रोमन साम्राज्य था, जैसे कि मैंने बताया था आपको फर्स्ट क्लास में कि इस साइड आपको यूफ्रेट्स नदी थी। अच्छा, यूफ्रेट्स नदी के जो सीमा बनाती थी, एक ईरानी साम्राज्य इस साइड हो जाता था और रोमन साम्राज्य इस साइड हो जाता था। अब इस यूफ्रेट्स नदी के किनारे एक नए राजवंश का उदय होता है जो शासन कर रहे थे, जिनका नाम था आपको ससानियन। और ये ससानियन नामक वंश क्या करते हैं कि अब इनके पास जो राजा थे वो बहुत साम्राज्यवादी थे, मतलब विस्तार करने में उनका बहुत चाह था और वो विस्तार कर भी रहे थे। तो अब क्या करते हैं, ये ससानियन राजवंश इस यूफ्रेट्स नदी के इस पार जो आपको रोमन साम्राज्य का क्षेत्र था, इधर भी विस्तार करने लगते हैं। और इस समय रोमन साम्राज्य का जो उत्तराधिकार, जो राजा भी थे, जो सम्राट भी थे, वो भी उतने सख्त नहीं थे, मतलब अपने साम्राज्य को उतना बिटोर संभाल के चलने वाले नहीं थे। तो धीरे धीरे क्या होता है कि इस यूफ्रेट्स नदी के इन सारे क्षेत्रों को ये ससानियन नामक राजवंश क्या करते हैं, इसको आपको रोमन साम्राज्य से छीन लेते हैं और इधर अपना विस्तारित करते हैं। उसी तरह देखें कि जर्मनिक जनजाति है, जो बर्बर लोग थे, जर्मनी के जो क्षेत्र था, मतलब यूरोप में आप जर्मनी देखेंगे तो यूरोप के जर्मनी जहाँ क्षेत्र थे वहाँ पे कुछ जनजाति थी जिनको हम लोग बर्बर लोग कहते थे। ये राइन और डेन्यूब की सीमा जो थी, यहाँ पे सीमाएं जो थी राइन और डेन्यूब की, ये सीमा लिखा हुआ है, आप इसको लिख लेंगे, अभी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो ये जो जर्मनी उनकी जो सीमा थी, अब जो राइन और डेन्यूब नदी जो हम लोग बताए थे कि इधर कौन था, यूफ्रेट्स नदी, और इसके ऊपर क्या थी, तो जिसका उत्तरी विस्तार था, ये उत्तरी विस्तार था ना, इस साइड आपको पूर्वी विस्तार यूफ्रेट्स नदी तक था रोमन साम्राज्य का, और ये जो ऊपर था जर्मनी के तरफ राइन नदी के क्षेत्र
तक, और यहाँ पे आपको डेन्यूब नदी जो रसिया से टच करती थी। तो ये जो क्षेत्र था, अब इन क्षेत्रों से क्या करते हैं, जर्मनी के जनजातीय इस क्षेत्र से आक्रमण कर देते हैं और इस क्षेत्र से जितने भी अपने अंडर में ले सकते थे उतना ये अपने क्षेत्र में कब्जा कर लेते हैं। इनका क्या था कि 233 से 280 तक बार बार आक्रमण किए तथा रोमन को डेन्यूब के परे बहुत सारे क्षेत्र को छोड़ने पर मजबूर कर दिए। तो इस साइड से आप देखेंगे कि बर्बर लोग जो थे, जर्मन के जो जनजातीय थे, ये इधर कर लेते हैं, इधर यूफ्रेट्स नदी की तरफ कौन कर लेते हैं, तो वो आपको ससानियन नामक वंश कर लेते हैं। तो धीरे धीरे देख रहे हैं कि इनके क्षेत्र इनके हाथ से टूट रहा है। रोमन साम्राज्य जो इतना बड़ा विस्तारित क्षेत्र था, वो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको इसका बिखराव हो रहा है। और इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है, तो मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि जब तक आपके मजबूत जो प्रशासन करने वाले हैं, जब तक वो प्रशासन जो सम्राट है वो अगर मजबूत ना हो, तो आपको इतने बड़े साम्राज्य को चलाना बहुत मुश्किल है। इतने बड़े क्या, छोटे साम्राज्य को भी चलाने के लिए एक मजबूत आपको सम्राट की या उसके राजा की आवश्यकता होती है। अब यहाँ आप देखेंगे कि सम्राट का सिक्र उत्तराधिकारी इस तीसरी शताब्दी में 47 वर्षों में 25 सम्राट बदल गए। क्यों? क्योंकि ये बहुत कमजोर शासक थे, कमजोर सम्राट के रूप में ये उभरे थे। और 47 वर्षों में 25 सम्राट का बदलना, इसका मतलब कि पूरे, और वो भी इस रोमन साम्राज्य के लिए जो इतने बड़े दूर दूर तक इसका फैलाव था, 3 महाद्वीपों तक फैलाव था, तो इसके लिए अच्छा नहीं हुआ। और इसका फायदा उठा करके आपको देखेंगे कि ये सारे कब्जा करने लगते हैं और इनका जो क्षेत्र था वो इनके हाथ से निकलने लगता है। सापुर एक अभिलेख है, इस पॉइंट को आप याद रखेंगे कि सापुर का जो शिलालेख था, इसमें एक कहा गया है कि एक सापुर के जो शासक थे, एक सापुर फर्स्ट शिलालेख, इसका नाम याद रखेंगे। क्वेश्चन पूछता है कि सापुर का शिलालेख में कितने सैनिकों को मारने का बात किया गया। ये सापुर का शिलालेख किससे संबंधित है, तो सापुर के एक शासक थे और इन्होंने बताया कि उन्होंने 60,000 रोमन सैनिकों को मारा तथा पूर्व के राजधानी एंटियोच पर भी कब्जा कर लिया। जैसे कि ये देखिए, ये आपको इधर एंटियोच पड़ता था, पूर्व के राजधानी, मतलब रोमन साम्राज्य में एक राजधानी नहीं थी, बहुत सारी राजधानियों में बांटा गया था, प्रशासनिक में पूर्व के क्षेत्र में, उत्तर के क्षेत्र में। तो यहाँ पे जो पूर्व की इसकी राजधानी थी एंटियोच, इस पर भी कब्जा कर लिया और यहाँ पे 60,000 रोमन सैनिकों का मारने का दावा किया है। तो इनके इस शिलालेख से ये प्राप्त हुआ है कि ये रोमन साम्राज्य के बारे में कि इन्होंने उस समय 3वीं शताब्दी में ये किए थे। तो ये संकट अब देख रहे हैं ना कि कैसे ये अब बिखराव हो रहा है, कैसे अब रोमन साम्राज्य अपने पतन के तरफ निकल चुका है और सारे क्षेत्र जो इनके बड़े दूर दूर तक फैले हुए थे, अब धीरे धीरे करके इनके हाथों से निकलने लगता है। तो ये आपको रोमन साम्राज्य के बारे में कहानी थी। जितना आपके सिलेबस में था उतना मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे देखेंगे कि अब थोड़ा सा हम लोग उसके सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास को देखेंगे। इसमें हम लोग इसका जो था इतना ही मैं लिख पाया हूँ। अगर इसके अगले वीडियो में और भी कुछ पॉइंट लेकर के और इसके जो बचा हुआ पॉइंट है उसको मैं लेकर के आऊँगा। तो अभी इसके हम लोग केवल जो परिवार कैसा था उनके परिवार के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद उनके समाज के बारे में, मतलब समाज जो परिवार वही चीज़ हुआ, फिर संस्कृति के बारे में और उनके आर्थिक विकास के बारे में हम लोग धीरे धीरे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो मैंने आपको पहले बताया था कि इनका परिवार कैसा था, एकल परिवार होता था। पुत्र चाहते तो वो पिता से अलग हो सकते थे। वयस्क अपने माता पिता के साथ नहीं रहते थे। वयस्क भाइयों को आम घर का साझा करना साधारण था, मतलब कि जो भाई भी थे वो क्या करते थे, वो ऐसा नहीं था कि वो एक दूसरे के साथ रहते थे। मतलब परिवार जो था एकल था। अगर जिसमें एकल परिवार क्यों कहते हैं, जिसमें हस्बैंड हो, वाइफ हो और बच्चा हो, इसी को हम लोग एकल परिवार करते हैं। तो उसी प्रकार से इनका उस समय फैमिली का जो भी था वो इस तरह से वो लोग रहते थे। थोड़ा सा भी बेटा व्यस्क, मतलब व्यस्क हो जाने का मतलब थोड़ा सा भी बालिग हो जाता था तो वो अपना जो घर था वो अलग कर लेता था। महिलाओं को संपत्ति में के स्वामित्व और प्रबंधन में काफ़ी कानून अधिकार प्राप्त थे। मतलब कि आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ अधिकार महिलाओं को प्राप्त थे। कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा आप देखेंगे कि महिलाओं के प्रति थोड़ा सा गलत हुआ है। मतलब उस समय के सापेक्ष में तो बहुत अच्छा चीज़ है जो आप 3री शताब्दी का बात कर रहे हैं। तो उस समय महिलाओं को भी क्या किया गया था, संपत्ति में स्वामित्व और प्रबंधन में काफ़ी इनका योगदान दिया गया था। व्यवस्थित विवाह था, मतलब व्यवस्थित विवाह अरेंज मैरिज बोलते हैं इसको। अरेंज मैरिज होता था, अगर आप पसंद करते हैं तो पूछ करके और फिर आपको क्या किया जाता था,
शादी किया जाता था। मैंने इसके पहले बताया था कि एक इनाना देवी थी जो युद्ध के देवी भी माना जाता था, और उनका अगर शादी के बाद उनसे आशीर्वाद भी लिया जाता था तभी शादी पूर्ण माना जाता था। तो ये भी आप पॉइंट याद रखेंगे। तलाक भी यहाँ पे आसानी से मिल जाता था, वो पुरुष हो या महिला हो, दोनों को आसानी से क्या मिल जाता था, तलाक मिलना सामान्य बात था। विवाह के बाद महिलाएं पिता के संपत्ति की प्राथमिक उत्तराधिकारी बनी रही, मतलब कि पिता के संपत्ति में भी अधिकार था और इनको क्या था, संपत्ति खरीदने और उनके स्वामित्व का अधिकार भी उस समय था। मतलब कि अपने जमीन नाम पे जमीन रखना, अपने नाम पे इनका पैसा रखना, इस प्रकार से इनका उस समय इतना जो था वो समाज में प्रभुत्व था। महिलाएं अक्सर अपने पतियों द्वारा प्रभुत्व के अधीन होती थी। तो ये उस समय था कि यहाँ महिलाएं जो थी पतियों के प्रभुत्व में रहती थी। और यहाँ पे मैंने आपको बताया भी था कि कैसे यहाँ पे लोगों का माना जाता था कि हम महिलाएं ही विनाश के कारण होती हैं। महिला अपने पिता के मृत्यु के बाद स्वतंत्र संपत्ति का मालिक बन सकती थी। तो ये सारे पॉइंट थे, आप याद रखेंगे। ये आपको पूछा जा सकता है कि महिलाओं की स्थिति क्या है, तो आप याद रखेंगे कि महिलाओं को संपत्ति में अधिकार था। वो स्वामित्व मतलब वो अपने नाम पे स्वामित्व संपत्ति रख सकती थी, उसकी स्वामित्व करने का अधिकार भी था। मतलब स्वामित्व मतलब क्या होता है कि किसी चीज का आपके नाम पे होना, आपका होना, पर्सनल होना, ये चीज आपको स्वामित्व इस चीज को बोलते हैं। तो ये हो सकता था। व्यवस्थित विवाह था, पूछ के विवाह किया जाता था, और तलाक भी आपको मंजूर था कि महिला पुरुष दोनों के लिए समान था कि अगर महिला भी चाहती थी कि नहीं रहना है तो नहीं रह सकती थी। और पिता के मृत्यु के बाद भी उनके संपत्ति में अधिकार हो सकती थी। पिता के जो संपत्ति था उसमें प्राथमिक इनका अधिकार होता था। तो ये सारे जो चीज़ थी उनके परिवार के बारे में था। अब इनके हम संस्कृति के बारे में और आर्थिक विकास के बारे में देखेंगे। इसका आप लोग अच्छे से नोट्स बनाते रहेंगे, और आपका हो सकता है 2 से 3 दिन के अंदर में मैं ज्योग्राफी का क्लास भी लेकर के आऊँ। साथ साथ दोनों चलेगा। ज्योग्राफी साथ साथ चलेगा तो थोड़ा सा 3-4 महीना में आपका 11th का क्लास खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग 12th पे ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।